बिना बुलाए केवल मेरे फेसबुक के एक आह्वान पर जब 15,000 की भीड़ रहली विधानसभा रहली क्षेत्र में, रहली नगर में दिखाई दी, लोग मतलब बन नहीं रहे थे, तो उस दिन के बाद से गोपाल भार्गव जी इतने डर गए कि वो वीडियो वायरल कराने लगे। ये केवल और केवल उनका एक षड्यंत्र है कि पुराने वीडियोस निकालो, वायरल करो, लोगों में माहौल ख़राब करो। तो मैं कहती हूँ कि गोपाल भार्गव जी यदि कहते हैं कि मैं घर बैठ कर चुनाव जीत जाता हूँ, तो आज पूरे परिवार उनका मैदान में है, पूरा परिवार, उनकी बहू चूड़ियाँ बांटती फिर रही हैं, उनके पूरा बेटा, भतीजा, भाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह से शाम तक घर में बैठता हो। सारे लोग निकल रहे हैं, सारे लोग जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि अब उनको डर सताने लगा है कि अब हार सामने दिख रही है उनकी। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं रहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल जी। आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की उनकी तैयारियां चल रही हैं और किस प्रकार का जनसंपर्क में जनता का उन्हें आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, उन्हीं से जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नो फिकर न्यूज़ चैनल का। अब आपसे जानेंगे कि जनसंपर्क आप कर रही हैं, रेगुलर जनता के बीच में जा रही हैं, तो किस प्रकार का आपको रिस्पांस मिल रहा है जनता का, किस प्रकार का रिस्पांस जनता से आपको देखने मिल रहा है? देखिए, जब हम जाते हैं यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या शहरी क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग ऐसे एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं हमें। लोग उमड़ के बाहर आ जाते हैं, लोग निकल के घरों के बाहर आ जाते हैं। इतना उत्साह है उनकी आंखों में, जो जुनून दिखता है, उनकी आंखों में जो उत्साह दिखता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उनका जो अमूल्य मत है। 3 तारीख को जो होगा वो होगा, परंतु आज जो उनके दिलों के अंदर मेरे लिए स्नेह है, जो उनके लिए मेरे लिए आशीर्वाद है, वो वाकई में अभूतपूर्व है और मैं उसकी हृदय से आभारी हूँ। अब आपसे जानेंगे कि जैसे 8 बार के विधायक हैं गोपाल भार्गव, उनके सामने आप चुनाव लड़ रही हैं, 40 साल से वो रहली विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो कितना आपको कठिन लगता है कि उनके सामने चुनाव लड़ना? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत आसान है। ये रहली विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से ये बहुत कठिन चुनाव है, परंतु इस चुनाव को जिस तरीके से हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि केवल 1 महीने की तैयारी है, हमने लगातार 8 साल से तैयारी की है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री पलटूराम पटेल जी, उन्होंने लगातार 30 वर्षों तक इस विधानसभा क्षेत्र की तैयारी की है। आप देख सकते हैं, यदि मेरे घर में आप देखेंगे तो इतनी फाइल्स रखी होंगी, पूरी एक पोलिंग बूथ जानकारी जो है, हमने पूरा सिस्टम पे काम किया हुआ है। लगातार मैंने 8 साल से सिस्टम पे काम किया हुआ है और वही तैयारी है जो इस विधानसभा क्षेत्र में काम करेगी। और लोगों से केवल हम अभी जनसंपर्क करने के लिए जा रहे हैं, केवल उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। हमारी ऑलमोस्ट तैयारी पहले से ही हो चुकी है। जैसे कि आप जनसंपर्क कर रही हैं, तो आप रहली विधानसभा में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या देख पा रहे हैं कि जिसका निराकरण अभी तक जनता के बीच में नहीं हुआ और जनता जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है? देखिए, मैं समझती हूँ कि रहली विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका निराकरण अभी तक हुआ है। आज यदि मंत्री जी बात करते हैं विकास की, तो यदि हम रहली विधानसभा क्षेत्र में देखें तो विकास के नाम पर ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं कि एक बार सड़क बन जाती है, 1 साल भी नहीं चलती, टूट जाती है। वही सड़क फिर से दूसरे मत से निकाली जाती है, वही सड़क फिर से तीसरे मत से निकाली जाती है। तो ये केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है यहाँ पर। आप कोई भी ऐसा इस रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम देख लें, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो 5 साल तक चल जाए, कोई भी ऐसा भवन नहीं है जो 5 साल उसकी आयु सीमा हो। तो इस तरीके से ये रहली विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा इस तरीके से बह रही है। दूसरी बात, पूरे क्षेत्र के अंदर जो है, मंत्री जी ने 2018 के चुनाव में कहा था कि हम हर एक घर में रोजगार देंगे 2023 के चुनाव के पहले, परंतु मंच से कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था, और ये हमारे पास वीडियो भी है इसका। और 2023 तक आज तक किसी एक व्यक्ति को भी, यदि कोई विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति बता दे कि उसको रोजगार दिया है मंत्री जी ने, तो कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। यहाँ से 40,000 युवा हैं, 40 साल जो लोग, 40,000 लोग हैं, यहाँ से रोजगार के अभाव में पलायन कर चुके हैं। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या, यदि मंत्री जी चाहते तो हर एक घर में एक रोजगार कम से कम दे सकते थे। जैसे कि आपने बेरोजगारी की बात की और यहाँ पे युवाओं को रोजगार या मजदूर वर्ग को रोजगार की बात की, यदि आपको जनता का स्नेह मिलता है और जनता आपको विधायक बनाती है, तो फिर आप यहाँ की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या करेंगी? देखिए, मैं कल ग्राम चलौआ में गई थी। वहाँ पर जैसे रात में ही लगभग 8 बजे की बात है, वहाँ पर हमने एक नुक्कड़ सभा भी करी।
वहाँ पर जो टमाटर हैं वो वहाँ पर उगते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने वहाँ पर भी कल घोषणा करी है कि यदि मैं विधायक बनती हूँ तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक टोमेटो केचप प्लांट की फैक्ट्री जो है वहाँ पर लगाने की आवश्यकता है। तो हम ऐसे करके यहाँ पर एक शुगर मिल लगाने की भी मंत्री जी ने घोषणा की थी, वो भी नहीं लगाई है। तो ऐसे करके बहुत सारे कृषि आधारित उद्योग हैं इस क्षेत्र के अंदर। पराली से कुछ उद्योग बनते हैं, कुछ प्लाई बनती है, बहुत सारे तेल बनाने की फैक्ट्री हम डाल सकते हैं, बहुत सारे कृषि आधारित उद्योग हम डाल सकते हैं। ऐसे उद्योग डाल सकते हैं जिनसे मजदूर भी सुखी रहेगा, किसान भी सुखी रहेगा और इस क्षेत्र का युवा भी सुखी रहेगा। अब आपसे जानेंगे, जैसे आपने किसानों की चर्चा की, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं किसान काफ़ी परेशान है। किसान परेशान नज़र आता है, चाहे वो मंडियों में हो, चाहे आप कहें कि उनको खरीद फरोख्त के लिए भी परेशानी आती है, डीएपी के लिए भी परेशान होता है। तो किसानों की समस्या हल करने के लिए आप क्या करने वाली हैं? देखिए, मुझे और जगह की तो जानकारी नहीं है, परंतु रेहली विधानसभा क्षेत्र में जितने भी खरीदी केंद्र हैं और वो सब खरीदी केंद्र नहीं बल्कि लूट केंद्र हैं। उन पर यदि माल किसान अपना इतनी मेहनत करके अनाज उगाता है, जब वो वहाँ पर बेचने के लिए जाता है तो वहाँ पर उन्हें पल्लेदारी का पैसा लगता है, उन्हें हर ट्रॉली का पैसा लगता है, उन्हें पहले तुलवाना है तो उस चीज़ का पैसा लगता है। मतलब यदि किसान ईमानदारी से फसल उगा कर लाता है तो वो इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ फसल नहीं बेच पाता है। तो इस तरीके से किसानों को जब डीएपी की बात आती है, यूरिया की बात आती है, तो डीएपी यूरिया के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं किसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसके साथ ही हमारी यदि माननीय कमलनाथ जी की बात करें तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि उनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ की योजना है, 5 हार्स पावर तक बिजली बिल माफ़ करने की योजना है। बहुत सारी ऐसी किसानों की योजनाएं हैं जो कमलनाथ जी चला रहे हैं, किसानों के हित में चला रहे हैं। आपने जैसे कुछ समय पहले नशा मुक्ति के लिए भी मांग की थी और आपने महिलाओं के साथ में शराबबंदी के लिए विरोध भी किया था। तो क्या अगर आप विधायक बनते हैं या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या आप शराबबंदी के लिए मांग करेंगी? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि शराब जो है वो समाज के लिए हानिकारक है, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी ये निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी शराब बिक रही है, एक तो शराब बंद हो, शराब बिकना बंद हो। दूसरे तरफ यदि शराब बिकती भी है तो लोगों में एक जागरूकता, क्योंकि हम मध्य प्रदेश सरकार तो नहीं है कि हम पूरी जो वैध रूप से शराब बिक रही है उसको बंद करा सकें, परंतु लोगों में एक जागरूकता हम जरूर चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे कि लोग शराब ना पिएं, उससे बचें। क्योंकि सबसे ज़्यादा हानि यदि होती है तो सबसे ज़्यादा इससे महिलाओं को हानि होती है। तो मैं निश्चित रूप से शराब बंदी की मुहिम चलाती रहूँगी, निरंतर चलाती रहूँगी। अब आपसे जानेंगे कि रेहली विधानसभा में आप लोगों के बीच में जा रही हैं। एक और कहा जाता है कि गड़ाकोटा सागर से ज़्यादा डेवलप हो गया है, गड़ाकोटा को स्मार्ट सिटी भी कहा जाने लगा है, स्मार्ट गड़ाकोटा भी कहा जाने लगा है। तो इस बात से आप कितनी सहमत हैं कि गड़ाकोटा का विकास हुआ है, नहीं हुआ है, इस पर आप क्या? देखिए, आज यदि हम गड़ाकोटा में बात करें तो गड़ाकोटा में यदि 40 साल पहले की बात करें हम, तो माननीय गोपाल भार्गव जी के पास एक घर था पुराना जो आज भी है वहाँ पे गड़ाकोटा में। दूसरी बात, एक जीप थी, एक कार थी, वो आज भी है। तीसरी चीज़, एक छोटी सी टाकीज थी उनके पास, वो आज भी है। और उसके बाद आज 40 साल के बाद यदि हम बात करें तो आज आप देखेंगे मेन रोड पर ये गणनायक है, एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है। इसके साथ ही अभी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उन्हें 200 करोड़ का शॉपिंग मॉल बनाया है। विकास जो हुआ है, मैं समझती हूँ कि उनके पास लग्जरी कई गाड़ियाँ हैं, पूरे देश में प्रॉपर्टी है, तो विकास खुद का हुआ है, स्वयं का किया है। सरकारी ज़मीन को हड़प करके, लोगों की ज़मीन को हड़प करके उन्होंने अपने नाम कराई, उनके पुत्र के नाम कराई है। तो विकास मैं समझती हूँ उनका खुद का हुआ है, लोगों का विकास नहीं किया है उन्होंने। अब आपसे जानेंगे कि जैसे कांग्रेस पार्टी में कहा जा रहा है कि गुटबाजी चल रही है रेहली विधानसभा में। ज्योति पटेल जी का अलग गुट है, कमलेश साहू जी का अलग गुट है, जीवन पटेल जी का अलग गुट है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कांग्रेस पार्टी क्या साथ में नज़र नहीं आ रही है? क्या कारण रह रहा है? देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं होता जहाँ पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी ना हो। जीवन पटेल जी भी हमारे साथ रोज निकल रहे हैं, कमलेश साहू जी हमारे साथ सुबह से निकलते 9 बजे से रात के 10 बजे तक वो लगातार निकल रहे हैं, लगातार हमारे साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि
ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी कांग्रेस पार्टी बस प्राणपण से इस बात में लगी हुई है कि ज्योति पटेल को विधायक तो बनाना ही है, वो एक अलग बात है, परंतु सबके मन में बस एक ही उद्देश्य है, हमें गोपाल भार्गव को हराना है। इस तानाशाही की जो राज है, ये इस गुंडागर्दी और डर दहशत का जो माहौल है उसको ख़त्म करना है। अभी जैसे कि एक वीडियो आपका बहुत पुराना वीडियो है, उसको अभी वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप नाराज़ हो रही हैं और किसी व्यक्ति से नाराज़गी जाहिर कर रही हैं। तो उस वीडियो पे आज 4-5 साल बाद उसको सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रसारित किया जा रहा है, तो क्या इसको देखती हैं आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब से मैंने नामांकन फॉर्म भरा है, जब बिना बुलाए केवल मेरे फेसबुक के एक आह्वान पर जब 15,000 की भीड़ रहली विधानसभा रहली क्षेत्र में, रहली नगर में दिखाई दी, लोग मतलब बन नहीं रहे थे, तो उस दिन के बाद से गोपाल भार्गव जी इतने डर गए कि वो वीडियो वायरल कराने लगे। ये केवल और केवल उनका एक षड्यंत्र है कि पुराने वीडियोस निकालो, वायरल करो, लोगों में माहौल ख़राब करो। तो मैं कहती हूँ कि गोपाल भार्गव जी यदि कहते हैं कि मैं घर बैठ कर चुनाव जीत जाता हूँ, तो आज पूरे परिवार उनका मैदान में है, पूरा परिवार, उनकी बहू चूड़ियाँ बांटती फिर रही हैं, उनके पूरा बेटा, भतीजा, भाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह से शाम तक घर में बैठता हो। सारे लोग निकल रहे हैं, सारे लोग जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि अब उनको डर सताने लगा है कि अब हार सामने दिख रही है उनकी। तो अब आपसे अंतिम प्रश्न कि ये जानना चाहेंगे कि अगर रहली विधानसभा की जनता आपको स्नेह देती है, आशीर्वाद देती है और आपको चुनाव जिताती है, तो रहली विधानसभा के लिए आपके क्या एजेंडा रहेंगे कि किस प्रकार से आप पूरी रहली विधानसभा का विकास करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा एजेंडा है चुनाव लड़ने का, आज रहली विधानसभा क्षेत्र में जो डर और दहशत का माहौल है, सबसे पहले तो मैं वो ख़त्म करूंगी, और जैसे ही ये गोपाल भार्गव जी चुनाव हारेंगे उस तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात जो है, रहली क्षेत्र के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है वो बिना पैसों का कोई काम नहीं करता, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता। तो दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति का बिना रिश्वत के काम होगा। कोई भी व्यक्ति पटवारी है, सचिव है, सारे लोग ईमानदारी से जनता के काम करेंगे। तीसरी बात जो है वो ये कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो भी होंगे काम, जो सरकारी पैसा आएगा वो ईमानदारी से लगाया जाएगा। चौथी बात, इस क्षेत्र के अंदर रोजगार की ज़रूरत है, तो बहुत कोशिश करूंगी मैं कि बहुत से ज़्यादा और बाकी चीज़ें ना करके रोजगार के जो जरिए हैं वो स्थापित हो सकें, फैक्ट्रियाँ स्थापित हो सकें, जो कुछ प्लांट स्थापित हो सके, ताकि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ से 30-40 हज़ार युवाओं का पलायन करना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थी ज्योति पटेल जी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं रहली विधानसभा से। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किस प्रकार से 40 साल के विजय रथ को रोकने के लिए उनकी तैयारियां चल रही हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रहली विधानसभा में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है।